Will we put out an opinion poll? मॉर्निंग शो में आप सबका फिर से स्वागत है। वेलकम टू अनदर इलेक्शन शो। आज का जो ये इलेक्शन शो है हमारा थोड़ा सा अलग है। अमूमन हमने इस तरह की चर्चा नहीं की है अभी तक अपने मॉर्निंग शो में, लेकिन आज की चर्चा इस करना ज़रूरी है क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के जिस इलाके में हैं, यह बनारस शहर है और इसके इर्द गिर्द पूर्वांचल का पूरा इलाका है और उस इलाके की राजनीति बहुत कुछ, इसके कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जिनमें जाति का बहुत बड़ा फैक्टर है, धर्म की बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ के गृह जिले जहाँ के वो जनप्रतिनिधि हैं वो यही हैं, बनारस और गोरखपुर। तो यहाँ की राजनीति को जानने समझने के लिए आपको थोड़े से जो नुआंसेस हैं, जो बारीकियाँ हैं इस इलाके की राजनीति के, वो जानना ज़रूरी है। और उसे समझने के लिए हम आज बनारस के बहुत प्रतिष्ठित जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, वरिष्ठ हैं, A.K. लारी साहब, और साथ में हमारे एक और जर्नलिस्ट हैं उत्पल पाठक। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मॉर्निंग शो में। मैं बारीकियाँ तो समझेंगे ही, पर मैं ये दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मैं एक तरीके का एलियन हूँ यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। पहली बार आया हूँ वाराणसी और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप जो उत्तर प्रदेश के बाहर के जो दर्शक हैं उनके जो भी सवाल होंगे वो मैं पूछूंगा नेचुरली। ठीक है। और साथ में हम न्यूज़पेपर्स के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि न्यूज़पेपर्स यहाँ किस तरह से खबरों का जो ट्रीटमेंट है, विज्ञापन का जो ट्रीटमेंट है और विज्ञापन के पीछे की जो कहानी है, जो खबर और विज्ञापन का घालमेल है, उसको भी समझेंगे। क्योंकि लारी साहब यहाँ पर 2 अखबारों के जन्मदाता हैं शहर में। इन्होंने पहली बार हिंदुस्तान अखबार को यहाँ पर एस्टेब्लिश करने में भूमिका निभाई है, उसके प्रमुख रहे, प्रमुख के तौर पर उन्होंने काम किया बतौर संपादक। और इसके बाद उन्होंने जनसंदेश टाइम की स्थापना यहाँ पर की। 20-30 सालों तक लगातार इन अखबारों से जुड़े रहे, लगातार चुनाव भी कवर कर। तो मेरा पहला सवाल लारी साहब आपसे ये है कि यहाँ पर आखिरी चरण में जब हम आए हैं तो अखबारों से लेकर मीडिया से लेकर हर जगह एक चीज़ सतह पर एकदम आ गई है कि कौन किस जात के नाम पर वोट मांग रहा है। मुख्यमंत्री के भाषणों में सीधे सीधे हिंदू मुसलमान बहुत मुखरता से आ गया है। वो विकास की जो बात थी वो पीछे छूट गई है। ये जो अंतिम चरण में जो आज, एक तो मैं बता दूं, एक आज जो हम जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तब गोरखपुर में छठे चरण, गोरखपुर और उसके आसपास के इलाकों में छठे चरण का मतदान चल रहा है। यहाँ पर 7 तारीख को अंतिम 7वें चरण का मतदान होगा। मैं एक थोड़ा सा डिटेल दे देता हूँ वो चरण के बारे में, हाँ। जस्ट श्रोताओं के लिए, कि 57 कॉन्स्टिट्यूएंसीज आज इलेक्शंस के लिए जारी है। 10 ईस्टर्न यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स है, अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धांत नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर और कुशीनगर, देवरिया और बलिया। और एक और चीज़ आप हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आकांक्षा और शिवांगी हमारी ग्राउंड पर है, उनके कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं यही एरिया से, तो वो ज़रूर देखिए। और ये इसके बारे में हम एक्चुअली बात भी करेंगे कि राजभर फैक्टर कैसे मैटर करता है। तो उन्होंने ग्राउंड पे जाके राजभर लोगों से बात किया है और उनकी कठिनाइयों और समस्याओं के बारे में बहुत ही उम्दा रिपोर्ट है, आप ज़रूर देखिए। तो क्यों अचानक से लारी साहब ये ऐसा हो रहा है कि अब विकास की, जिसको सबका साथ सबका, बड़े बड़े जो जुमले थे वो पीछे छूट गए हैं। मुख्यमंत्री अपने मंचों से धर्म की बात कर रहे हैं, एनकाउंटर की बात कर रहे हैं, किसने किस धर्म के लोगों को मारा, किसने किस धर्म के जाति के लोगों को मारा। ये सारी बातें अचानक से क्यों प्रमुखता में आ गई हैं यहाँ के आखिरी 2 चरणों में? नहीं, देखिए, अगर आप आखिरी 2 चरणों की बात नहीं है, अगर आप पहले चरण से देखिए या चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद से देखिए, जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनाव शुरू हुआ था पहला चरण जी, तो भाजपा जिस नैरेटिव को ले के चली थी, वहाँ पे क्या था, कोरोना कैराना था, वहाँ पे मुजफ्फरपुर था, ये सारे मुद्दे थे। वहाँ पे जो कोशिश किया लोगों ने, और फिर मुजफ्फरनगर, और फिर उसके बाद से उसी दौरान एक खबर आती है कि गृह मंत्री जो है जाट जो समुदाय के लोग हैं उनके साथ दिल्ली में बैठक करते हैं कुछ खास लोगों को बुला के। तो एक वहाँ पे जो माहौल बनाने की कोशिश हुई या जी उसके थ्रू जो वोटों के पोलराइजेशन की कोशिश हुई, तो पहले चरण में भी वो नाकाम हुई।
दूसरे चरण में सबसे ज्यादा फोकस था, अच्छा उनके लिए हमने अलग अलग नाम दे रखे हैं। पहले चरण को हमने जाटलैंड कह रखा है, तो जाटलैंड कौन कह रखा है और क्या होता है जाटलैंड? सिर्फ वहां जाट रहते हैं? हमने ये नैरेटिव है, ये सिर्फ पोलराइजेशन के नैरेटिव है कि ध्रुवीकरण के लिए। और जो सेकंड फेज है, सेकंड फेज को हम, चूंकि मुस्लिम मतदाताओं का तबका उस फेज में ज्यादा था, तो उसके लिए लोगों ने उसको उस रूप में ट्रीट किया। और वहाँ सबसे ज़्यादा मुजफ्फरनगर और कैराना को सबसे ज़्यादा हिट किया गया। कैराना पहले से था, मतलब आप देखिए कि यूपी के मुख्यमंत्री के दौरे कितनी बार हुए, देश के गृह मंत्री के कार्यक्रम वहाँ पे कब लगे, और फिर वहाँ किस तरीके से बात किए गए, किस तरीके से पर्चे बांटे गए। वहाँ और देवबंद, इन दो जगहों को दूसरे चरण में ठीक तरीके से, वो किस लिए किया गया कि वोटों का ध्रुवीकरण ठीक तरीके से हो सके। लेकिन वो दोनों मामले वहाँ फेल दिखे। वहाँ जो अगर याद करिए तो जो किसानों की पंचायत हुई और जिसमें अल्लाह अकबर और उसके नारे लगे साथ में, तो उन लोगों ने ये तस्वीर तय कर दी कि हम एक किसान मतलब किसान। ये तस्वीर वहाँ से साफ हो गई। और पहला और दूसरा चरण जो है वो उसी मोड का चुनाव था। और उनके सामने जो फेस था वो किसान नेता का, वो बेटा और बेटे का बेटे जयंत चौधरी, वो एक बड़े फेस के रूप में वहाँ दिखाई देने लगे हैं। जयंत चौधरी को ताकत मिली वहाँ सपा से। उसके बाद जब देखा कि वो सेकंड चरण के बाद चीज़ें वो हो, तो फिर नए मुद्दे आते गए। नए मुद्दों में क्या आता है, फिर 80-20 की बात आती है, फिर एक ट्वीट आता है गजनी और वो सारी चीज़ों का, वो सेकंड चरण में ही आता है। तो और बुलडोजर का मामला भी इन्हीं दो चरणों में सबसे ज्यादा था। मतलब तीसरा और चौथे चरण में नहीं, दूसरे से शुरू होता दूसरे है से शुरू और होके। तीसरे और चौथे चरण तक ये सारी चीजें। अच्छा, तीसरा चरण जब आता है, तीसरे चरण को भी यादव लैंड कह देते हैं। क्यों यादव कहते हैं लैंड, भाई? इटावा के आसपास वाला चुनाव जो था, मतलब 2-3 जिलों में यादव वोटों का बहुमत है, बहुसंख्यक अगर हैं, वो कुछ सीटों पे उनकी संख्या 50% से ज़्यादा है या 40%, 50, तो हम उसको वो नैरेटिव तय करते हैं। ये सारी चीज़ें एक वोटों को पोलराइजेशन के लिए ये सारी चीज़ें की जाती है अलग अलग नाम करके। फिर आता है साहब कि अवध क्षेत्र तो हमारा है। ये माना जाता है कि चौथा चरण जो है ये बीजेपी के लिए स्ट्रांग था और वो सारी चीज़ें वहाँ उनको दिखती थी। लेकिन जब पहले चरण से जो माहौल बनता है और जो हवा आती, वेव आती, वो सारे चरणों तक आती दिखी। तो चौथे चरण में जब ये लगा कि 2017 वाली स्थिति बीजेपी की नहीं है, तो फिर पूरी नैरेटिव को बदलना पड़ता है। फिर वहां पे आप देखिए कि वहां विकास के मुद्दे पे बात होती है। और पांचवा चरण आते आते आप ये देखिए कि अच्छा, इनमें खास बात ये जो अंडरलाइन करने की, पहला, दूसरा और तीसरे चरण में जो बीजेपी की तरफ से लीड कर रहे थे वो यूपी के मुख्यमंत्री लीड कर रहे हैं पूरे तरह से। वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे हैं और प्रधानमंत्री वही बात कहते हैं जो नैरेटिव मुख्यमंत्री सेट करते हैं। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, चाहे वो बुलडोजर का मामला हो, ये सारे मामले मुख्यमंत्री सेट कर रहे हैं और प्रधानमंत्री उस पर बात कर रहे हैं। चौथे चरण के बाद ये नैरेटिव बदलता है। तो हमारा कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इस बार पहली बार मैं ये देख रहा हूँ कि भाजपा का जो पूरा कैंपेन है वो बड़ा बिखरा सा दिख रहा है। नेताओं की फौज बहुत ज्यादा है। उत्पल भी ये बात कह रहे थे कि बड़ा बिखरा हुआ है 2017 से। तो मेघनाथ, आपके पास कोई सवाल है? हाँ, मैं वही पूछना चाहता था। एक तो एक बहुत बेसिक सा सवाल था मेरे पास कि 2017 का जो इलेक्शन था उसमें हमने एक बहुत बड़ी तरीके से बीजेपी की तरफ वेव देखी थी और बोल रही थी कि बहुत अनप्रेसिडेंटेड वेव है और कैसे हो रहा है। तो मुझे बस एक छोटे से इसमें समझा दीजिए कि वो कैसे हुआ था और इस बार जो 2022 का इलेक्शन है इसमें अलग क्या है, वो वेव क्यों नहीं है, या फिर उन्होंने क्या गलतियां की कि वो जैसे कि आप कह रहे हैं कि वेव दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, 2014 का चुनाव जीतने के बाद जब 2017 आने वाला था उसके पहले से इन लोगों ने मोमेंटम बनाना शुरू कर दिया था और
और मीडिया में खबरें आने लगी थी कि अमित शाह जी प्रभारी रहेंगे, उत्तर प्रदेश पूरा प्रभार उनके पास में रहेगा, अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। उनकी विजिबिलिटी अचानक से बढ़ गई थी, टीवी चैनलों में हर जगह उनका आना जाना, सब छोटी छोटी उनकी मूवमेंट जो है उसको कवर किया जा रहा था। और कई बार लगातार जहाँ जहाँ भी जिस जोन में उस समय जा रहे थे, हर बार लौट के घूम फिर के कभी ना कभी बनारस या लखनऊ वापस जरूर आ रहे थे, भले उन चरणों के चुनाव यहाँ थे या नहीं थे। इस बार देखिए मूवमेंट उनकी कितनी कम दिखाई पड़ी है। ये ईस्ट यूपी में या बाकी, उनको पश्चिम का प्रभारी जरूर बनाया गया या राजनाथ जी को अवध का प्रभारी जरूर बनाया गया, लेकिन वो जो कलेवर या जो फायर ये दोनों बड़े शीर्ष नेताओं में जो 17 में दिख रहा था वो एक नहीं था। साथ ही साथ में देखिए जो भी नेता हैं, चाहे वो ग्राउंड लेवल के हों चाहे वो सीनियर हों, वो अपनी जनता से नेता बनते हैं और शायद वो इतने सीरियस जरूर होते हैं कि वो हवा भी समझना जानते हैं। एक बार अगर आपको पहले से पता है कि एक ऐसा एग्जाम आने वाला है जिस एग्जाम में आपके नंबर अच्छे नहीं आने वाले हैं, तो आपके अंदर का भी कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा नीचे जाता है। और एक चीज देखिए, जैसा कि लारी साहब ने कहा भी, मैं इस पूरी ये लैंड वाले अवधारणा को बिल्कुल नहीं मानता हूं कि ये जाट लैंड, यादव लैंड जो ये कहते हैं, इसका मतलब आप बाकी जातियों को, उपजातियों को सिरे से नकार रहे हैं। आप जिसको जाट लैंड कह रहे हैं वहां पे भारी मात्रा में दलित वोटर भी हैं, तो क्या वहां से हम दलितों को गायब कर देंगे? बिल्कुल नहीं हो सकता था। अगर लैंड की बात करें, इन्हीं लोगों के कॉन्सेप्ट को इन्हीं लोगों से समझाएं, तो ठीक है, हम इस समय क्रिटिकल लैंड में खड़े हैं, पूर्वांचल को क्रिटिकल लैंड रख देते हैं, 6th and 7th फेजेस। नहीं, उसको आप मंडल लैंड का मंडल लैंड भी कह सकते हैं। अब आप समझिए कि ये क्यों क्रिटिकल लैंड है। अपर पूर्वांचल और लोअर पूर्वांचल, ये पूरे 20-22 जिले जो आप गोरखपुर से लगाए सोनभद्र तक आप देखते हैं, आप अपर किसी को भी मान लीजिए अपनी सुविधा के अनुसार, आप चाहे तो सोनभद्र वाले इस पार्ट को अपर मान लीजिए, चाहे गोरखपुर वाले को अपर मान लीजिए, मोर और लेस दोनों सेम है। मैं पिछले जब से कोविड ये सेकेंड वेव से आने के बाद से लेकर के अब तक चुनाव में मैंने पूर्वांचल और सेंट्रल यूपी, विशेष रूप से ये 20 जिले और सेंट्रल यूपी के 10-12 जिले, इन 32 जिलों में मैंने ठीक ठाक समय पिछले 2.5-3 सालों में बिताया और मैंने देखा है। देखिए, स्ट्रे कैटल एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये चीज शायद इन लोगों को शुरुआत में समझ में नहीं आई थी या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी समझ में नहीं आई थी। अखिलेश यादव जी बार बार इस चीज का मेंशन कर रहे थे। आखिरी समय में आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी को भी उनकी पिच पे जाकर बैटिंग करनी पड़ी है, बोलना पड़ा है कि नहीं स्ट्रे कैटल को हम इस मुद्दे को संभालेंगे। मुख्यमंत्री जी को भी बोलना पड़ा है, वो अनाउंसमेंट करनी पड़ी है कि सरकार दोबारा आ गई तो हम 900 रुपया देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। एक तो ये दूसरा, आप समझिए ये जो पूर्वांचल है ये माइग्रेंट जोन है, ठीक है। जैसे भदोही, प्रतापगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, ये 4 जिले आप जोड़ लीजिए, ये टुवर्ड्स बॉम्बे और उधर से गुजरात या टुवर्ड्स दुबई माइग्रेशन इधर खूब होता है। हमारा जो देवरिया जिला या आसपास के, हमारे देवरिया के आसपास के जो भी इलाके हैं, निहायत गरीब इलाके हैं, लारी साहब उसी जगह से आते हैं, मैं भी उसी जगह से आता हूँ। हम लोग देख रहे हैं कि करीब 60 के दशक से हमारे यहाँ से लोग जो है कमाने के लिए गल्फ और दुबई और तमाम जगहों से जाते हैं, कलकत्ता होते हुए सब जगह जाते हैं। तो ये एक माइग्रेंट जोन है ना, बाहर से लोग पैसा कमा करके भेजते थे यहाँ पर और वो रूरल इकोनॉमी को डेवलप करता था और वही पैसा जो है वो इस्तेमाल में आता था। साहब कोविड के बाद और तमाम चीजों के बाद वो पैसा आना हो गया है बंद, पैसा रुक गया है। आप देखिए ये इलाका सबसे ज्यादा हिट है। उसके साथ में आप ये देखिए कि इनको जो हिटिंग और कहां कहां पे मिलती है इस इलाके को, इस इलाके में जातियों के साथ उपजातियां जिनका आपस में एक इंटरकनेक्टिविटी है और डिपेंडेंस है। एक थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात कही उन्होंने। जैसे हमने वो बुनकरों का जो केस देखा जो गोरखपुर में, वो भी यही केस था कि कोरोना के पहले से जो नेपाल से जो उनका ट्रेडिंग होता था वो बंद हो गया, तो वहां से भी मतलब नेपाल जैसी जगह से भी आना बंद हो गया, तो दुबई और ये तो छोड़ ही दीजिए, बॉर्डर सील कर दिया। हाँ। तो ऐसे में आप देखिए ना कि जो इंटरडिपेंडेंसी है किसी भी एक कम्युनिटी की दूसरी कम्युनिटी के ऊपर, जो इंटरडिपेंडेंसी है वो यहाँ पूर्वांचल में आपको ज्यादा मिलेगी। इसी वजह से ये इंटरडिपेंडेंसी जो है वो वोट का एक कलेक्टिव फैक्टर फॉर्म करती है। यानी कि अगर एक एमबीसी या आईबीसी जाति किसी वजह से सरकार से नाराज है तो उसके साथ जो डिपेंडेंसी है बाकी जातियों की वो भी नाराज है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि फ्लोटिंग वोट्स, फ्लोटिंग वोट्स इज द की। एक छोटी सी चीज बोलना चाहूंगा श्रोताओं के लिए कि श्रोताओं नहीं, दर्शकों के लिए, मुझे श्रोता बोलने की आदत होगी। आप ना ये जब डिस्कशन सुनेंगे ना थोड़ा सा मैप खोल के रखिए। तो जल्दी जल्दी बहुत सारी जगहों की मेंशंस हो रही है यहाँ पर। तो एक जस्ट एक आपको एक छोटा सा आइडिया दे दूं कि ये फेज वाइज इलेक्शंस कैसे गए थे। तो अगर आप मैप खोल के देखेंगे तो हम वेस्ट से शुरू करते हैं। तो शुरू हुआ था इलेक्शन, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, फिफ्थ फेज, ऐसे ये सब हुए थे। और फिर अब 6th और 7th जो है वो नॉर्थ साउथ इलेक्शन है। तो नॉर्थ गोरखपुर में जो एरिया आता है वो नॉर्थ में आता है, और ये जो एरिया जो आखिरी चरण होगा वो साउथ में होगा। तो हम वहां पर बैठे हैं अभी साउथ में, एकदम डीप साउथ उत्तर प्रदेश का। इसके बाद वो आखिरी जिला पड़ता है जिसके नीचे फिर एमपी, छत्तीसगढ़ और बिहार तीनों की सीमाएं लगती है, सोनभद्र। बिल्कुल। तो मैं लारी साहब आपसे जानना चाह रहा हूं कि
अखिलेश यादव की नज़र से, हमने योगी के बारे में बात कर ली, मोदी के बारे में, अखिलेश यादव ने इस बार एक अम्ब्रेला तैयार किया है, उसके बारे में जानना चाहता हूँ। उन्होंने कुछ ऐसी जातियां हैं जो जिनकी कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी है, राजभर पार्टी है, सुहेल देव राजभर पार्टी है, इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य, जो छोटे छोटे जोड़े हैं, ये क्या एक ऐसा अम्ब्रेला तैयार हुआ है जिसमें लोगों का भरोसा होगा, खासकर उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए जबकि भारतीय जनता पार्टी की कुछ सेंट्रल की स्कीमें लोगों के दिमाग पर हावी हैं, जिसमें राशन की भी योजना है, जिसमें घर की भी योजना, आवास योजना है, जिसमें सिलेंडर की योजना है, जिसमें आयुष्मान योजना है, वो लोगों के दिमाग में काम कर रही हैं। ऐसे में अखिलेश ने जो अम्ब्रेला तैयार किया है, क्या वो इतना बड़ा अम्ब्रेला है कि जिसके छाते के नीचे बहुमत आ सके? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें समझने की है। अम्ब्रेला के बाद हम बाद में करते हैं जी। आप ये देखिए कि अभी उत्पल जो बात कर रहे थे, छुट्टा पशुओं का मामला, छुट्टा पशुओं के मामले को पहली बार प्रधानमंत्री ने कहाँ बोला? कब उनको इस बात का एहसास हुआ कि छुट्टा पशु यूपी में सबसे बड़ा मुद्दा है? अगर आप इसको देखेंगे तो पहले चरण से 3 मुद्दे खास तौर से चले आ रहे हैं, मतलब एकदम सेंट्रल उसमें थे, महंगाई, बेरोजगारी और छुट्टा पशु। 3 चीज। किसान तो अपने आप में पहले से मुद्दा 1 साल से बना हुआ है। जी जी। किसान एक बिरादरी के रूप में है, बढ़ता है, ये चीजें बाद में एनालाइज की जाएंगी 10 तारीख के बाद। लेकिन जब जातियों की बात आती है तो प्रधानमंत्री की भी भाषा बदलती है आके छठे चरण में कि हम जात पात की बात नहीं कर रहे हैं, ये वाला। इससे पहले भी उन्होंने गोरखपुर और देवरिया के सभाओं में भी इसी तरह की बातें, मतलब छठे चरण का जब प्रचार वो करते हैं तो वो ये इस बात को कहते हैं। और अब उस पे, अब तो आज हिंदुस्तान में देखे तो एक पन्ने का इंटरव्यू, इसमें करेक्शन कर दे कि मैं हिंदुस्तान का यहाँ संपादक नहीं था। अच्छा। ये यहाँ मैं इंचार्ज था जब शुरुआत हुई हिंदुस्तान की, तब जी, मतलब ब्यूरो चीफ और ये सारी चीज, तो उसको एस्टेब्लिश कराने में तो एक ये गलत तथ्य जा रहा था। ठीक बात। तो जो जातियों का मामला है ना, इसको देखने के लिए हमें 2007 भी देखना पड़ेगा, 2012 भी देखना पड़ेगा और 2017 भी देखना पड़ेगा जी। हम उसको इस रूप में देखते हैं कि जो जिस फ्लोटिंग वोटर की बात होती है यूपी के सियासत में, ये जो पिछड़ा और अति पिछड़ा, यही सबसे बड़ा फ्लोटिंग वोटर है। 2007 में वो जिसके साथ जाता है उसकी सरकार बनती है बसपा की, 2012 में वो जिसके साथ जाता है सपा की सरकार बनती है, और 2017 में वो जिसके साथ जाता है उसकी सरकार बनती है बीजेपी के, और 2014 में भी वो साथ रहता है और 2019 में भी साथ रहता है, तो केंद्र में सरकार बनती है। तो अब मामला ये है कि वो फ्लोटिंग वोटर, जिसको हम फ्लोटिंग वोटर कह रहे हैं, बेसिकली वो बहुत बड़ा तबका है। मुझे लगता है कि इस छठे 7वें चरण में 50% से ज्यादा वोटर जो है वो पिछड़ी जात और अति पिछड़ी जात का है, और लगभग, और वो नॉन यादव, नॉन कुर्मी, नॉन मौर्य है, ये और भी है साथ में एक लगभग फैक्टर। 20% वोटर दलित है। और उस 20% में अगर आप देखेंगे तो 60 से 70% जो है वो तबका है जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि साहब ये दलित वोटर है, और नॉन जाटो और जाटो की परिभाषा देते हैं ना, तो जो जाटो वोटर है वो बहुतायत है। तो वो कहाँ जा रहा है? और जब हम जातियों की बात करते हैं तो लगभग 80% अति पिछड़ी और पिछड़ी जातियां हैं, जातियां और उपजातियां मिला के 70% दलित जातियां हैं, उनमें सारी जातियों को लेकर ये इक्वेशन है। और ये पूरा चुनाव छठे और 7वें चरण का उन्हीं के बीच में। ये एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा, आई मीन हम कास्ट का तो ऑब्वियसली आपको जानकारी है और ज़्यादा आप जानते हैं। मुझे स्पेशली इस बार ये रियलाइज़ हुआ, जितना भी हम थोड़ा बहुत घूमे उसमें हमने स्कीम्स की बात की, और योगी आदित्यनाथ, आई थिंक एक जो कॉमन टॉपिक उनका था शुरुआत से लेके अभी तक, अलग अलग ये तो बदलते होंगे, पर एक जो कॉमन टॉपिक एक था कि स्कीम्स हमने डिलीवर किए हैं। और स्कीम्स में क्या क्या आता है? राशन आता है, LPG आता है, बिजली सड़क तो बात करते ही है, लेकिन ये जो राशन और LPG और घरों का जो मामला है वो को 6,000 बार 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि भी उसी में आता है।
उस हमने एक रिपोर्ट भी की, वो देख लीजिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी 2 साल कोरोना होने के बाद एक बहुत बड़ा सच हमारे सामने आया है कि एक बहुत ही बड़ा तबका और गरीब हो गया है। और ये पूरा डिपेंडेंट है ये सब स्कीम्स पे। तो कास्ट को हम देखते हैं तो वो ठीक है, लेकिन ये जो गरीब तबका है मुझे अभी भी लग रहा है कि वो बीजेपी का समर्थन कर सकता है मेरे हिसाब से। देखिए मेघनाथ, ऐसा है ना कि ये जो उत्तर भारत का ये पूरी जो हिंदी पट्टी में फ्रीबीज का एक प्रक्रिया बनी हुई है, और भी सरकारों ने इस तरीके के बहुत फ्रीबीज देने की कोशिश की सब कुछ। ये जो अनाज स्कीम है, मैं सबसे पहले इस पे आने की बात करता हूँ। इन्होंने कहा कि 20 करोड़ या 25 करोड़ का जो राज्य है उसमें से 14 करोड़ लोगों को शायद सरकारी आंकड़ा है कि इनको अनाज दिया। इसका मतलब 15 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज की आवश्यकता है। इसका मतलब 15 करोड़ लोग गरीब हो चुके हैं, अफोर्ड नहीं किए हैं। ये बात भी उसी आंकड़े से सामने आ रही है। जहां तक ये 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि की बात है, ठीक है, किसान सम्मान निधि पहुंची है, डायरेक्ट बैंक में पहुंची है, बिचौलिया नहीं है, लेकिन आप उसको जरा सा तस्दीक करने की कोशिश कीजिए। खासतौर पर पूर्वांचल में कई लोग ऐसे हैं जो कि बहुत रिच हैं, बहुत पैसे वाले हैं, उनके अकाउंट में भी पहुंची है यही किसान सम्मान निधि। ये जो एक बदलिंग है, ये जो एक, हालांकि ये प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम की बात हम कर रहे हैं कि उसमें स्कीम में क्या खामियां है, वो तो मैं इसको केवल योगी मोदी सेंट्रिक नहीं रखना चाह रहा। मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और उनके बारे में भी बात करें कि उनके कैंपेन में क्या अच्छाइयाँ क्या बुराइयाँ हैं। लारी साहब। नहीं, देखिए ये जो 5 किलो राशन वाला मामला है ना, ये कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो अखिलेश यादव को भी ये लगने लगा कि ये कहीं ना कहीं ग्राउंड पे काम कर रहा है। आप देखिए 5वें चरण के बाद अखिलेश यादव के भी भाषणों में बदलाव आता है जी। अखिलेश यादव ये कहते हैं कि साहब ये पहले इन्होंने दिसंबर तक किया, फिर उन्होंने मार्च तक कर दिया, बजट में प्रोविजन नहीं है, लेकिन हम जो है वो 5 साल देंगे। हाँ। तो ये जो मामला है इसको हमें समझने की जरूरत है। अच्छा, ये ग्राउंड लेवल पे जब हम बात करते हैं फ्री राशन के मामले का, तो ग्राउंड लेवल पे अगर आप देखिएगा तो वो तबका जो गरीब है उस पे कहीं ना कहीं काम करता दिखाई दे रहा है। लेकिन वो किन पे काम कर रहा है आप इसको देखिए कि जो गरीब मजदूर किसान हैं, जो खेतों में मजदूरी करते हैं गाँव में, उनके पे तो काम कर रहा है, लेकिन जो किसान है उन पे वो काम नहीं करता है। लेकिन आपने जो फ्लोटिंग वोटर की बात की, हाँ। जो बैकवर्ड फ्लोटिंग वोटर जो गरीब है उन पे भी तो काम करेगा ये सब पे काम कर रहा है। हाँ। ये लेकिन अब आप ये जो उत्पल अभी बात कर रहे थे, हम विज्ञापनों में देखते हैं 15 करोड़ लोग जो है उनको हम राशन दे रहे हैं, सरकार ये बताती है। लेकिन जब आप नीति आयोग का डेटा देखते हैं तो वो कुछ और कहता है, और वो ये बताता है कि किस तरह के लोग कौन से कार्ड होल्डर हैं। रेड और व्हाइट कार्ड के बीच में साथ ही साथ में आप उत्तर प्रदेश की जीडीपी को कंपेयर कीजिए तो हम कहीं सियरा लियोन जैसी उत्तर प्रदेश की जीडीपी से, उत्तर प्रदेश की जीडीपी को भी आप पूर्वांचल की जीडीपी में बांटते हैं तो पूर्वांचल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तुलना में सबसे गरीब इलाका है, पर कैपिटा इनकम भी कम है। अच्छा, उसमें जो आप देखिए कि उसमें जो मुस्लिम तबका है उसमें आप जब नीति आयोग की रिपोर्ट देखेंगे तो सबसे ज्यादा उसमें कार्ड होल्डर वो दिखाई देता है, सबसे ज्यादा पिछड़ा और अति पिछड़ा दिखाई देता है, फिर दलित दिखाई देता है। तो आप पहले चरण के चुनाव से जब इसको देखते तो आपको तस्वीर साफ दिखाई देती है कि क्या वो 5 किलो अनाज पे डिगा है या डिगता दिखाई दे रहा है। ठीक, मैं थोड़ा सा न्यूज़पेपर भी ले लेते हैं समय का भी ध्यान में रखते हुए। तो हिंदुस्तान की बात करें तो हम अभी इसको देख रहे थे और दैनिक जागरण, 2 अखबार हमारे पास हैं। लारी साहब ने एक बड़ी दिलचस्प चीज़ की तरफ हमें इशारा किया, और ये हालांकि हम लोग लगातार देखते आ रहे हैं जहाँ जहाँ हम चुनाव कवर कर रहे हैं कि आप अगर देखेंगे तो फ्रंट पेज टॉप हेडलाइन जो है वो या तो योगी होते हैं या मोदी होते हैं या नड्डा होते हैं। चाहे कितना भी बड़ा बयान, चाहे कितनी भी बड़ी सभा या कुछ भी विपक्ष के कोई भी दल कर ले, वो इन अखबारों के फ्रंट पे नहीं आता। आज भी यही सच्चाई है। फ्रंट पे इंटरव्यू नरेंद्र मोदी का छपा है पहला, और दूसरी खबर भी पीएम की ही है, उनकी एक जनसभा की खबर है कि परिवारवादियों और माफियाओं ने पीछे धकेला उत्तर प्रदेश को, पीएम। यही चीज दैनिक जागरण में, देश के बढ़ते सामर्थ्य से लाए जा रहे यूक्रेन में फंसे लोग। यूक्रेन की घटना को दैनिक जागरण प्रधानमंत्री ने भुनाया है, अपने उसमें इस्तेमाल किया है। इसकी आलोचना भी विपक्ष की तरफ से हो रही है। उन्होंने ऑपरेशन का नाम भी ऑपरेशन गंगा रखा है।
तो ये भी कहा जा रहा है कि वो बहुत सोच समझकर इस 5वें छठे 7वें चरण में, क्योंकि गंगा के पट्टी में ये चुनाव हो रहे हैं उसमें, तो उसके लिहाज से शायद इस तरह के टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की गई है। तो इसमें दैनिक जागरण ने यूक्रेन की जो के बारे में जो प्रधानमंत्री का बयान है उसको अपनी मेन खबर बनाया है। न्यूज़पेपर के बारे में बात करते हैं। लारी साहब का लंबा एक्सपीरियंस रहा है। एक बड़ी समस्या हमारे सामने आई थी आज से 8-10 साल पहले, पेड न्यूज़ की, अखबारों में पेड न्यूज़। आपने अखबार यहाँ चलाए हैं, ये 2 अखबार हैं, इन दोनों अखबारों के जरिए चुनाव का मौसम है। अगर आप थोड़ा सा हमें समझा पाएँ कि पेड न्यूज़ का फिनोमेना क्या, क्योंकि न्यूज़ लॉन्ड्री में हम मीडिया क्रिटिक का भी काम करते हैं, मीडिया की यानी खबरों की धुलाई का काम, तो आपसे बेहतर आदमी नहीं मिलेगा जो हमें ये समझा सके कि इन अखबारों में कैसे पेड न्यूज़ जैसी चीज़ें काम पेड कर। न्यूज़ की जब बात कर रहे हैं तो देखिए, पेड न्यूज़ क्या होता है कि हम किसी एक दल, मतलब हम लोग जब पत्रकारिता करते थे, मतलब अखबारों में थे जी, तो ये देखते थे कि चुनाव के दौरान कम से कम खबरों का बैलेंस बना रहे। हम किस दल को, मान लीजिए कि रूलिंग पार्टी आज बीजेपी है, तो निश्चित तौर पे रूलिंग पार्टी आपको तमाम तरह से संसाधन मुहैया कराती है और खासकर विज्ञापन के मामले में आपको रिच करती। तो अगर आपने उसको 3 कॉलम 4 कॉलम स्पेस दे रहे हैं, तो दूसरी जो पार्टी जो लगता है कि मुख्य विपक्षी दल है, उसको आप अगर 4 कॉलम स्पेस दे रहे हैं तो 3 कॉलम स्पेस उसी पन्ने पे वहां देंगे और उतना ही प्रोमिनेंटली उसको स्पेस देंगे। लेकिन इस चुनाव में खासतौर से मैं देख रहा हूं कि ये चीजें गायब हो गई। अब आज के तो हमें आश्चर्य हुआ कि कल बनारस में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का जिस तरह विरोध हुआ और अखबारों के पहले पन्ने पे गायब है, 3 लाइन 4 लाइन की सूचना तक नहीं है। एक अंदर के खबरों, अंदर के पन्नों में है। दर्शकों के लिए थोड़ा जागरण में सा, वो है ही नहीं हाँ, खबर फ्रंट और पे। पिक्चर तक नहीं फ्रंट पे कहीं नहीं है। हाँ, खबर है एक ही नहीं। दर्शकों अखबार को में नहीं है। एक जस्ट पॉज, दर्शकों को जस्ट एक, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा होगा उनको बता दूं मैं क्या हुआ। ममता बनर्जी कल यहाँ पर प्रचार करने आई थी और वो उनको एक विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। बहुत सारे लोग वहां पे जमा हो गए, तो वो गाड़ी से उतर गई और ऐसे खड़ी हो गई और लोगों को देख फेस रही किया। थी, और लोगों को फेस किया और देख रही थी कि वो अच्छा ठीक है बोलो, चिल्लाओ चिल्लाओ। और आप वो देख सकते हैं वीडियो में वो कितना, मतलब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सिचुएशन बन गया था। तो उसका एक भी मेंशन नहीं है जो लारी साहब कह रहे हैं, वो उसमें न्यूज़पेपर में उसमें नहीं मैं है। आगे बताऊं कि ये बड़ा शर्मनाक था कल। वो शर्मनाक इसलिए कि वो ये विरोध प्रदर्शन जहां जो लोग भी कर रहे हैं, ये किसका संसदीय क्षेत्र है? प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, काशी हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी है, आतिथ्य परंपरा है हमारी, अतिथियों का सम्मान करना हमारा संस्कार है। और हमने जिस तरह के संस्कार का परिचय दिया वो हम लोगों के लिए शर्मसार होने जैसी स्थिति है। इसको नोटिस लिया जाना चाहिए कि ऐसा क्यों। हम बनारस को इस रूप में नहीं जानते। बनारस नजीर, कबीर, रविदास इनकी नगरी रही है और एक साझी संस्कृति बौद्ध का की शहर नगरी है, रही बंगाल है, के लोगों शांति का का एक बड़ा संदेश योगदान देने है। वाला शहर रहा है और हम इस तरह का संदेश। तो अब एक बार फिर actually- नहीं डेविएट हो जाएंगे। हाँ। हम लोग पेड न्यूज़ पहले फाइनल कर लेते हैं। तो बात यहाँ इस बात की हो रही थी कि आज की तारीख में किस तरह की चीजें बदली हैं। विपक्ष की खबरों को या तो 2 कॉलम 3 कॉलम अंदर के पन्नों पे दिया जाता है। ये मुख्य तौर पे जो लीडिंग अखबार है उनका ट्रेंड हो गया। दूसरा, जब चुनाव शुरू होता है तो अखबार ये दावा करते हैं कि साहब मैं पेड न्यूज इस तरह से चुनाव में नहीं छापता। अगर आप अखबारों को खोल के देखेंगे तो उन्होंने अलग अलग विंडो बना रखे हैं। मैं हिंदुस्तान उसके- खोलता हूं आपके सामने। अब जब हम लोग अखबार में थे तो जनसंपर्क और इस तरह की चीजें जब होती थी, हाँ। तो उसमें सबको हम लोग एक बराबर, हर दल को, हर विधानसभा के प्रत्याशी को, सबको एक बराबर देते थे स्पेस कि उनको छपे, उनका जनसंपर्क वो निःशुल्क होता ये था। पत्रकारिता का लेकिन- तकाजा था एक टाइम पे। लेकिन ये जो दिख रहा है ये हमारी नजर में 100% पेड न्यूज है। आप इसमें देखिए, कुछ दल और कुछ प्रत्याशी और कुछ विधानसभा दिखेंगे। अगर ये अनपेड है तो इसमें सब दिखने चाहिए। कम से कम वो राजनीतिक दल जो प्रमुख रूप से वो है, प्रमुख विपक्षी दल है, चाहे वो बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, लेकिन इसमें वो आपको नहीं दिखेगा। इसी तरह दूसरे अखबारों में आपको दिख जाएगा। इसी तरह आप नाम बदल देते हैं, कॉलम बदल देते हैं। अब आप देखिए इसमें
अब ये प्रचार के रंग, इसमें 3 दलों के प्रचार के रंग हैं, सिर्फ इन्हीं के पास रंग है प्रचार का। बाकी के प्रचार बेरंग हो गए हैं। ये अपने आप में सवाल पैदा होता है, लेकिन वो तय कौन करेगा? गाइडलाइन चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग किस तरह देखता है और किस तरह से चुनाव आयोग पेड न्यूज को समझ पाता है और किस तरह अखबार उससे रास्ता निकाल ले रहे हैं, ये भी बड़ा मसला है। और एक चीज अतुल जी, हम जो जोड़ना चाहेंगे खासतौर पे अखबारों के संदर्भ में, जो भी 3 बड़े प्रमुख अखबार हैं खासतौर पे पूर्वांचल में हिंदी पट्टी में, आप देखिए उनके विज्ञापन के पैकेजेस के बारे में पता कीजिए। चुनाव के जो पैकेजेस है 6 लाख से 8 लाख के बीच का कोई एक पैकेज बना करके उसको फ्लोट किया जाता है प्रत्याशियों के सामने। यहाँ एक बदकिस्मती ये हो गई अखबारों के साथ में कि 2-3 प्रमुख सीटों के जो टिकट के अनाउंसमेंट थे वो एकदम आखिरी दिन हुए, तो समय नहीं मिल पाया उनको भी पिच करने के लिए, जो उनकी सेल्स टीम थी उनको पिच करने के लिए। अचानक से आखिरी दिन अनाउंसमेंट हुआ और प्रत्याशी आखिरी 2 दिनों में अनाउंसमेंट के बाद में अपने नामांकन के लिए परेशान हो गया या और किसी चीज़ के। उसके बाद जब भी ये लोग पिच करने के लिए गए गैर भाजपाई दलों में, तो वहां पर ये जो फिगर है 6 लाख का 8 लाख का जिस तरह का जो फिगर है, जाहिर सी बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी जैसी पैसे वाली पार्टियां नहीं, या पैसे वाले उस तरह के पैसे वाले प्रत्याशी नहीं है जो कि उसको अफोर्ड कर पाएंगे। प्लस साथ साथ में चूंकि अखबार का जो पैकेज का पैसा है उसको दिखाना भी पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा उनको चुनाव आयोग के सामने भी, तो वो भी उनके समझ के बाहर है कि भाई अगर हम ये तीनों अखबारों का पैकेज खरीद लेते हैं तो 8 लाख रुपए के हिसाब से या 6 लाख 24 लाख रुपए हो जाते हैं या 20 लाख रुपए हो जाते हैं। उनको डिजिटल मीडियम में भी खर्च करना होता है, उनको और मीडियम से भी खर्च करना, हाउ वुड दे जस्टिफाई? तो उन्होंने उस चीज को ऑप्ट नहीं किया। जब उन्होंने उस चीज को ऑप्ट नहीं किया तो जैसा लारी साहब ने बताया कि इधर अभी आप 2-3 दिन से देख रहे हैं, इधर हम 2-3 दिन से देख रहे हैं चुनावी हलचल, चुनावी चर्चा, रंग चुनाव के। अब इसमें वही लोग दिख रहे हैं हलचल, चर्चा या रंग में जहां जो कहीं ना कहीं से जिन्होंने शायद किसी ना किसी तरीके से उपकृत किया होगा। 13 प्रत्याशी लड़ रहे हैं भाई पूरे 1-1 सीटों पर, और ऐसा नहीं है कि अन्य दल, आम आदमी पार्टी या कोई भी ऐसा दल या AIM, वो लोग भी कुछ काम कर रहे हैं या कुछ कायदे से उनका भी तो मेंशन एक होना चाहिए था ना। आप एक स्वस्थ लोकतंत्र की बात करते हैं तो आप सिर्फ 3 प्रमुख दलों की बात करके हट नहीं सकते हैं, आपको सारे दलों की चर्चा करनी चाहिए। नहीं, बदला है, ये बहुत बदला है। मतलब इस तरह से जनसंपर्क इस तरह नहीं छपते रहे हैं। पहले सबको समान भागीदारी, एक पन्ना जनसंपर्क छपता रहा है। जब हम 9 साल 10 एक साल पन्ने पहले पढ़ते फोटो थे, उनके तो छपते हमें रहे लगता था अलग अलग, पढ़ के और कि उस पर सारे ही अनपेड जीत होते रहे थे। एक बार ये अखबारों के बारे में हुई, क्योंकि अखबारों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पेड न्यूज़ एक बहुत बड़ी समस्या के तौर पर एक दशक पहले ये प्रॉब्लम हमारे सामने आ चुकी है। उसका कोई भी इलाज, बल्कि अखबारों ने उसको बहुत ही संस्थागत रूप दे दिया है, जिसकी तरफ अभी जिसके बारे में लारी साहब ने बताया, ये क्योंकि इन्होंने काम किया, ये जानते थे, तो इन्होंने उस चीज़ को हमें समझाया। हम थोड़ा सा मेघनाथ अब आखिरी उसमें जो इस इलाके का रुझान है, मैं ये सीट का प्रेडिक्शन नहीं मांगूंगा किसी की, क्योंकि हम किसी से नहीं मांगते, क्योंकि वो किसी के बस का नहीं है बताना, और बहुत एक्यूरेट बता पाना भी संभव नहीं है। लेकिन ये चूंकि बनारस, भदोही, चंदौली, मिर्जापुर, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, ये जो पूरा इलाका है जब 7वें चरण में जा रहा है, इसके मिजाज को आप लोग किस तरह से देख पा रहे हैं कि क्या ये बदलाव की तरफ है या रिटेन करने जा रहा है जो इसकी पूरी स्थिति थी पिछले बार 2017 में, या कुछ बहुत चमत्कार मतलब आश्चर्य में डालने वाले नतीजे आ रहे हैं? क्या हो सकता है, आप लोगों का अपना अनुमान क्या है? आज जब हम बात कर रहे हैं तो 6ठे चरण का पोल चल रहा है जी, ठीक है ना। हमारा अपना मानना है कि जो फैसला होना था वो 5 चरण तक हो चुका है। अच्छा, वो लॉक हो गया है। अब जो 6ठे और 7वें चरण में फैसला होना, वो सिर्फ बढ़त का फैसला होना है। उसमें फैसला ये होना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ रहेंगे या गोरखपुर रहेंगे। नहीं, अच्छा, मठ में रहेंगे या मुख्यमंत्री आवास में रहेंगे, अगर बढ़त होती है तो। ये चुनौती 2 लोगों को, मतलब जितना, चूंकि 4 फेज में योगी आदित्यनाथ ही यूपी में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे थे। 4थे फेज के बाद मोर्चा संभाला प्रधानमंत्री ने, और अब पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोर्चे पे हैं और यहाँ रोज 2 सभाएं हो रही हैं। तो ये 2, चूंकि एक शहर बनारस जो इस 6ठे चरण और 7वें चरण का जो 2 बड़े शहर हैं उनमें चुनाव है, और वहाँ एक जगह प्रधानमंत्री एक जगह मुख्यमंत्री हैं। तो ये फैसला भी होना है कि क्या उनमें वो दमखम और वोटरों पे जो असर है वो उतना है या नहीं है। अगर हम
सभाओं की बात करते हैं, जैसा अभी अतुल पूछ रहे थे कि किसकी बढ़त है या नहीं है, हम ये बता नहीं सकते। लेकिन अगर आप सभाओं में जो जुटने वाली भीड़ है और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है और उसका वो जिस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है, वो दोनों का फ्लेवर एकदम अलग है। अगर आप योगी आदित्यनाथ से लेके प्रधानमंत्री तक के सभाओं को देखेंगे तो प्रधानमंत्री की 2014 से लेके अभी जब चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी उसके पहले तक जो सभाएं थी, पब्लिक का जो रिस्पांस होता था, जिस तरह रिस्पॉन्ड करती थी, इस बार क्या वो दिख रहा है? योगी आदित्यनाथ की सभाओं में क्या उसी तरह का रिस्पांस है? और अखिलेश यादव की सभाओं में किस तरह का रिस्पांस दिख रहा है? हम प्रियंका गांधी को भूल जा रहे हैं। हाँ, रिस्पांस तो उसमें भी दिख रहा है, लेकिन जो चीज हमको समझने के 6वें 7वें चरण में हम लोग शायद बसपा और कांग्रेस को बहुत साइड में कर दे रहे हैं। जी जी जी, आप अपने बताएं उनके बारे में। तो ऐसा है नहीं। अगर हम पूरे सिनेरियो को उत्तर प्रदेश के देखते हैं तो निश्चित तौर पे कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन सीट दर सीट कांग्रेस कुछ जगहों पे बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, हमें ये देखना पड़ेगा कि कांग्रेस को जो वोट है, क्योंकि उसका जो पुराना वोट बैंक है ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित, ये तीनों वोट बैंक उसका खत्म हुआ तभी वो यूपी से बाहर हो गई, वो कहीं और जा चुका है। अब उसको किसका वोट मिल रहा है और किसको नुकसान पहुंचा रही है, एक बात। दूसरी बात ये कि बसपा का जो फोकस एरिया है वो एससी एसटी सीटों पे सबसे ज्यादा है। पिछले रिकॉर्ड को अगर हम देखते हैं तो बसपा 6ठे और 7वें चरण में अच्छी सीटें पाई थी। बसपा की जो प्रमुख है मायावती, उनकी हमेशा से एक शैली रही है कि वो मंडली सभाएं करती हैं। जितने मंडल भर के प्रत्याशी उनके हैं उनको लेके वो एक जगह सभाएं करती है। हर मंडल मुख्यालय पर सभाएं होती है, बाकी जगहों पे नहीं होती हैं। बसपा कभी सड़क पे निकल के विरोध प्रदर्शन नहीं करती है, लेकिन चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले बसपा ने कम से कम 500 अपनी छोटी बैठकें या छोटी सभाएं अपनी कम्युनिटी जो उनका वोट बैंक है उनके बीच में कर ली थी। बसपा कैडर बेस्ड पार्टी है और जातिगत समूह उसके पास हैं, उनके बैठकें वो कर चुकी है। तो उसका वोट कहाँ जा रहा है? मतलब हमको ये दिखता है कि जो जाटो वोट है उसमें बहुत ज्यादा बिखराव नहीं। जो गैर जाटो वोट है, जो पिछली बार तक 17-19 के चुनाव तक बीजेपी के साथ था, उसमें बिखराव दिख रहा है और ठीक ठाक बिखराव दिख रहा है। ठीक वैसे ही जैसे पिछड़ी जातियों में ठीक ठाक बंटवारा दिख रहा है। तो ये जो बंटवारे हैं ये किसको सत्ता के दहलीज तक पहुंचा रहे हैं? ठीक बात है। उत्पल, अब आप देखिए 17 की तुलना में ये चुनाव बिल्कुल नहीं है और बिल्कुल ऐसे कोई कंफर्टेबल सिचुएशन पहली बात तो नहीं है, जैसा कि सर ने भी कहा। दूसरा, जहां तक हम सुरक्षित सीटों की बात करें, इन दोनों जोन्स की, 6वें और 7वें दोनों जोन्स की देखें तो बसपा के साथ मैक्सिमम सुरक्षित सीटों पर सपा लड़ रही है। और एक बड़ा फैक्टर है, जैसे बनारस देखें, पिछली बार 17 में 3 दिन का एक रोड शो हुआ प्रधानमंत्री जी का और सारी सीटें सील्ड हो गई, सब जीत गए, सब कर ली। आप अब अचानक से देखिए साउथ सीट बनारस की दक्षिणी जो है फंसी हुई है। इस कदर फंसी हुई है कि प्रधानमंत्री जी का जो रोड शो हो रहा है उसका 80% जो रूट बना हुआ है वो साउथ से बना हुआ है, इस कदर फंसी हुई है। उसके बाद आप देखिए कैंट की सीट फंस गई है, वहां कांग्रेस के राजेश मिश्रा मैदान में वो बहुत मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं, उनको एंटी इनकम्बेंसी का भी फायदा मिलेगा, साथ साथ में नाराज जो एक तबका, भाजपा के वोटरों का जो नाराज तबका है, 30 साल से एक ही परिवार को वहां जो टिकट मिल रहा है वो भी हो सकता है उधर शिफ्ट होगा। साथ में पूजा यादव जो सपा समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रही है, ऐसा नहीं कि वो भी कोई खराब चुनाव लड़ रही है। उसके बाद आप देखिए रोहनिया सीट, रोहनिया में अचानक से कांग्रेस भी लड़ाई में आ गई है, अचानक से राजेश्वर पटेल लड़ाई में आ गए। पिछले 4-5 दिनों में कुछ सिंबल को लेकर के कुछ चीजें हुई और तमाम चीजें हुई, प्लस अपर कास्ट का जो वोटर है, भूमियार और ब्राह्मण, वहां रोहनिया में नाराज है कि बीजेपी ने अपर कास्ट क्यों नहीं लड़ाया, ऐसे फैक्टर है। सेवापुरी, आप किसी बीजेपी वाले से पूछ लीजिए आंख बंद करके कि सेवापुरी आप कैसा लड़ रहे हैं, मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहूंगा कि सेवापुरी में क्या आउटकम आने वाला, क्योंकि हम यहाँ कुछ प्रेडिक्ट करने नहीं बैठे। पिंडरा सीट पर आते हैं। पिंडरा सीट पर अजय राय जिस तरीके की चुनौती दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, वहां पर भी हालत जो है कमोबेश बहुत खराब, ठीक नहीं है। इधर आ जाइए आप, अजगरा सुरक्षित सीट पर आ जाइए, सुनील सोनकर लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के, ठीक है, उनके सामने बीजेपी से टी राम जी लड़ रहे हैं। टी राम जी कोऑर्डिनेटर होते थे कभी बसपा में, काफी ग्राउंड लेवल पर उनके स्ट्रांग है, सब कुछ है।
टी राम जी जैसे मजबूत नेता को उस चुनाव लड़ने में पसीना बहाना पड़ रहा है। वो टी राम जी जो मंडल के कोऑर्डिनेटर और उसके ऊपर के कोऑर्डिनेटरों के एक जगह बैठ के लोगों को, कई दर्जन लोगों को चुनाव जितवा दिया करते थे, उनको अपना चुनाव में इस समय एक एक वोट गिनना पड़ रहा है। तो सोचिए कि कितना मुश्किल हो गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये पूरा जोन है, ये पूरा इलाका जो है। एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन करना चाहूंगा और फिर हम ये एक्चुअली खत्म करेंगे कि हमने हमारी चुनावी यात्रा गोवा से शुरू की थी। हम फिर उत्तराखंड गए थे, फिर हम पंजाब गए थे और अभी हम उत्तर प्रदेश में आखिरी इसमें बैठे। बीच से शुरू की थी और बीच पे ही खत्म करेंगे, बनारस के बीच पे। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि आपने अगर हमारा मॉर्निंग शो शुरुआत से फॉलो किया है तो जैसे ही हम उत्तर प्रदेश में आ गए तब ये कास्ट और डिविजन्स और वोट कैसे करेंगे इसकी बातें एकदम गर्मा गर्मी से शुरू हो जाती है यहाँ पे। कि आपको एक बिल्कुल डिफरेंस दिखेगा स्टेट इलेक्शंस में। और आई थिंक इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि यहाँ पर पर कैपिटा इनकम कम है और लोग जो वोट करते हैं वो अपने कम्युनिटी के बेसिस पे करते हैं, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि जो प्रत्याशी चुनेंगे अपने कम्युनिटी से होंगे तो उनको फायदा पहुंचेगा। बस यही रीजन। लारी साहब आखिरी में कुछ कहना चाह रहे, फिर मेघनाथ नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए बनारस का सीन जो उत्पल बता रहे हो उसमें जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है उसकी जो 5 विधानसभाई सीटें हैं, मुझे लगता है कि विपक्ष की कहीं न कहीं रणनीति है कि पूरी मजबूती से ताकत दिखा के 1 या 2 सीटों पे वो अपना कब्जा करे। अभी तक वो बीजेपी के पास थी और बीजेपी की कोशिश ये है कि 2017 में जो उसका परसेंटेज था वोट का, खासकर मैं दक्षिणी की बात कर रहा हूं, दक्षिणी में बहुत कम मार्जिन से जीत हुई थी। जी, इसलिए फंस गए। तो और प्रधानमंत्री दूसरी बार हफ्ता 10 दिन के अंदर दूसरी बार बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने भी जाएंगे जी। तो ये स्ट्रेटजी उनकी है कि ज्यादा वोट का जो प्रतिशत है उसको ज्यादा रखा जाए, क्योंकि प्रत्याशियों का जो चयन है विपक्ष का वो कुछ ऐसा ही संकेत देता है। प्रियंका गांधी भी कल से बनारस कैंप कर रही हैं। प्रियंका गांधी भी आज एक खास रोहनिया इलाके और कैंट के हिस्से में सभा करने जा रही है। भाजपा के तो नेताओं की बात इसलिए नहीं करने की जरूरत समझ में आ रही कि गिनना बड़ा मुश्किल है कि कौन कौन सा नेता कहां प्रचार कर रहा है। इतना ज्यादा बम्बार्डमेंट टाइप में है। हाँ, अखिलेश यादव आज सभा करेंगे ममता बनर्जी के साथ। तो आज जब तीसरे चरण का चुनाव है, अरे छठे चरण का चुनाव है और अखिलेश यादव और ममता बनर्जी और पूरे गठबंधन की बनारस में सभा हो रही है, वो मैसेज क्या जाने वाला है और उससे छठे चरण पे क्या असर आता है, आने वाले 7वें चरण पे क्या असर आता है, ये भी हम लोग एनालाइज करेंगे आगे आने वाले समय। जो कभी नहीं जाती उसी को जाती कहते हैं। बिल्कुल, हम अभी समय हमारा बिल्कुल खत्म हो गया है। देखते रहिए हमारी ये चुनावी यात्रा, देखते रहिए अनदर इलेक्शन शो। सब देख लिया, अब ये देखिए। The subscription model is something that keeps News Laundry afloat, but we need hundreds of thousands of people to completely transform the news ecosystem. So you pay for news, so it serves you. So click on the link with this video, subscribe to News Laundry and pay to keep news free और गर्व से कहो मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।